Hey guys, as promised, I bring to you the best ever vocabulary class that you will ever attend for your CLAT exam. अगर आप एक CLAT एस्पिरेंट हैं एंड आप इस वीडियो पे आ चुके हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, एक पेन एंड एक नोटबुक ले आइए जिसमें आप सब कुछ नोट कर सकें एंड इसको जितना हो सके उतना ध्यान से सुनिए। चाहे आप अपनी मनपसंद स्पीड पे लगा लीजिए 1.5, 1.75, आई डोंट केयर, लेकिन इसको पूरा तरीके से सुनिएगा, एक एक चीज को डेप्थ में सुनिएगा ताकि आपको 2 बार 3 बार 4 बार इसको पढ़ना ना पड़े, चाहे रिवीजन करना पड़े, बिकॉज रिवीजन टेक्स अ शॉर्टर टाइम और इसके बेसिस पे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपने एग्जाम में ला सको, ना कि सिर्फ मॉक में। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मोस्ट प्रोबेबली हर एक पैसेज से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन वोकैबुलरी का आ सकता है। जब हम वोकैबुलरी के क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोस्टली आप लोगों को ये लगता है कि वोकैबुलरी का मतलब होता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार वोकैबुलरी का मतलब, खासकर क्लैट में वोकैबुलरी के मतलब में टोन्स भी आते हैं एंड फिगर्स ऑफ स्पीचेस भी आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको जानना जरूरी है कि ये होता क्या है। पहली बात तो ये कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, मतलब ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव इन सबसे बहुत डिफरेंट है। वो ग्रामर होता है, वो ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। फिगर्स ऑफ स्पीच जो होता है वो एक तरीके से लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, या अगर आपने कभी लिटरेरी डिवाइसेस नाम नहीं सुना है तो आपने जरूर एक पोएटिक डिवाइस नाम सुना होगा। एंड इन ये डिवाइसेस क्या करते हैं, ये बस एनहांस कर देते हैं जो राइटर है उसके एक्सप्रेशन को, ज्यादा इमोशंस एवोक कर पाते हैं, ज्यादा चीजों को इजीली समझा पाते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ लिखा है क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। इसका मतलब होता है कि आप लैंग्वेज को इस तरीके से यूज कर रहे हो जिसके बेसिस पे इंसान को इंटरेस्ट भी आए आपकी बात में, प्लस उसके इमोशंस भी इवोक हो और उसको आपकी बात समझ भी इजीली आए। जैसे अगर आप अपनी किसी भी इंसान को कुछ भी बताना चाहते हैं, जैसे आप अपने भाई को बताना चाहते हैं कि वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप उसको ये बोलने की जगह कि यार तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आप क्या बोलते हो, तू गधा है बिल्कुल। तो ये जो आप अपने भाई को गधा बोल दे रहे हो, ये खुद एक लिटरेरी डिवाइस है, ये खुद एक फिगर्स ऑफ स्पीच है एंड दैट इज अ मेटाफर। अगर आप बोलते हो अपने भाई को कि अबे तू गधे जैसा है, तो अगर आपने गधे जैसा बोला है उसको, तो अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप सिमिली नाम का एक लिटरेरी डिवाइस यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं उसको गधे से। करेक्ट। देयरफॉर लेट्स मूव ऑन एंड मैं आपको सीधे सीधे समझाती हूँ कि फिगर्स ऑफ स्पीच होती कौन कौन सी है। आपको इन सबके नोट्स करने पड़ेंगे एंड इनको याद रखना पड़ेगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल रोल क्या प्ले करती हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला, एवरीडे यूजेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने भाई को किसी भी चीज से कंपेयर कर रहे हो, एक नॉर्मल डे में आप गधा बोल रहे हो उसको, तो आप मेटाफर या सिमिली का इस्तेमाल कर रहे हो। और ऐसे ही मेटोनिम करके एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो मैं उसका एग्जाम्पल भी दूंगी। सेकेंड इज एडवांस टेक्निक्स। अगर आप चाहते हो कि घुमावटी बातें, अगर आपने कभी शायरियां सुनी है, पोयम सुनी है, गाने सुने हैं, वो घुमावटी घुमावटी होते हैं। वो क्यों होते हैं घुमावटी? क्योंकि वो एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है जो इमोशंस को ज्यादा अच्छे से इवोक कर पाता है। आप अच्छे से अच्छे बॉलीवुड के गाने सुनेंगे, वो घुमावटी बातें करते हैं। थर्ड है इनहैंस्ड एक्सप्रेशन। अगर एक ऑथर जो है वो रिचनेस डालना चाहता है किसी चीज में, अगर वो चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता है, अगर वो चीजों को और अच्छा दिखाना चाहता है, एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाना चाहता है, तो वो इन फिगर्स ऑफ स्पीचेस को यूज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच जो साउंड और स्ट्रक्चर पे बात करती है, फर्स्ट इज एलिटरेशन। एलिटरेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं। देखिए इसके मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ, लेकिन पहले आप ये समझिए कि है क्या। कॉन्सोनेंट साउंड्स का एक के बाद एक रिपीटिशन होता है, उसको हम एलिटरेशन बोलते हैं। इसकी बहन होती है राइमिंग। राइमिंग में क्या होता है, आप साउंड को रिपीट करने की कोशिश करते हो, है ना। वहीं यहाँ पे सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट करने की बात होती है। क्यों करा जाता है ऐसा? ताकि चीज मेमोरेबल हो जाए, ताकि आप याद कर सकें उसको बार बार, प्लस ताकि एक मेलेडी का इफेक्ट आए। मेलेडी मतलब रिदम का इफेक्ट आए, मेलेडिक इफेक्ट आए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। आपने सुना होगा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये एक
हो गया। दूसरा है बेटी बॉट सम बटर बट द बटर वाज बिटर, सो बेटी बॉट सम मोर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। ये जो है इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं। आपको मालूम होगा देयर आर टू थिंग्स अल्फाबेट्स में, कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स। वावल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो अगर ए ई आई ओ यू का रेपिटेशन हो रहा है तो वो एलिटरेशन में नहीं आएगा, लेकिन इनके अलावा बाकी सारे अल्फाबेट्स का अगर रेपिटेशन हो रहा है तो वो एलिटरेशन में आएगा। सेकेंड इज एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का मतलब होता है जब आप आइडियाज या दो चीजों को जो एकदम ऑपोजिट है उनको एक साथ लाके रख देते हो, उसको बोलते हैं एंटीथीसिस। अब आप देखेंगे यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। अब आप क्या कर रहे हो, स्पीच और साइलेंस आपने दो ऑपोजिट चीजों को लाके रख दिया और उनको कंपेयर कर दिया, लेकिन आपने ऑपोजिट थॉट्स को लाके एक साथ बाजू बाजू में रख दिया। दैट इज एंटीथीसिस। जब आप दो ऑपोजिट चीजों को एक ही जगह पे लाके रख देते हो, एक ही सेंटेंस एक ही स्टेटमेंट में लाके रख देते हो, उसको बोलते हैं एंटीथीसिस। इससे क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। अब देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा, बात करना यहाँ पे स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन का मतलब क्या है। जैसे आपने ये चीज महसूस की होगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने दोस्त के साथ बैठे होते हो, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हो, बहुत परेशान होते हो, एंड मोस्टली आपके दोस्त आपसे चाहते हैं कि अगर आप डिप्रेस्ड हो, परेशान हो तो बोलो, आप बात करो, आप गिव अवे करो चीजों को, आप जितना हो सके उतना फ्रस्ट्रेशन निकालो। लेकिन देयर आर फ्रेंड्स जो आपसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करते, वो आपके साथ साइलेंटली किसी अच्छी सी जगह पे जाके बैठते हैं एंड उस चीज को सिर्फ बहने देते हैं, दे जस्ट लेट इट गो, यू जस्ट रिलीव इट। तो वो जो साइलेंस है उससे आपको मेडिटेशन वाला इफेक्ट मिलता है, जिससे आपके दिमाग में एक्चुअली शांति आ पाती है। ठीक है, तो उसको, इस बात को समझाने के लिए ट्रूथ है, दोनों साथ में रखे जा रहे हैं, दोनों उल्टी बातें हैं लेकिन वो ट्रूथ है। करेक्ट। सेकेंड इज मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। बहुत इजी है, दो चीजें प्रपोजेस एंड डिस्पोजेस, दो डिफरेंट बिल्कुल ही ऑपोजिट चीजें साथ में रख दी, एक के बाजू में एक रख दी, एंटीथीसिस हो गया। ठीक है। थर्ड इज एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है कि जब एक कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक कैरेक्टर हूं, एकदम से मैं ऐसे मुड़ूं और एक किसी एंटिटी से बात करने लगूं, तो वो होता है एपोस्ट्रोफी। या मैं एकदम से मुड़ूं और मैं अपने डॉग से बात करने लगूं कि अरे बेटा क्या खाएगा, चल अपन घूम के आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई लोग ऐसा करते हैं। करेक्ट। तो जब आप एक ऐसे इंसान से या ऐसी चीज से या ऐसे आइडिया से, ऐसे कॉन्सेप्ट से बात करते हो जो या फिर तो रिप्लाई नहीं कर सकता या फिर तो उस सिचुएशन में वहां प्रेजेंट नहीं है, तो आप उसको एपोस्ट्रोफी बोलते हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे आपने सुना होगा मीरा जी के बारे में। मीरा जी तो जो थी वो एक जोगन थी, ठीक है, और वो क्या करती थी, वो भजन गाती थी और कृष्ण जी से बात करती थी। कृष्ण जी क्या है, वो आपको रिप्लाई तो कर नहीं सकते, वो एक कॉन्सेप्ट है, करेक्ट, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो आपको, या उस समय वहां प्रेजेंट नहीं है, उनकी बॉडी वहां प्रेजेंट नहीं है। तो जो मीरा जी जिस कॉन्सेप्ट से बात कर रही हैं, जो ये चल रहा है मीरा जी का कृष्ण जी से बात करना, उसको आप एपोस्ट्रोफी कहते हो। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, जब आप बात करते हो किस किस से, समवन डिसीज्ड। तो जैसे अगर कोई, किसी की मदर की डेथ हो जाती है तो आपने देखा होगा मूवीज में कि लोग ऐसे ऊपर देख के अपनी माँ से बात करते हैं कि माँ मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, मेरी इतनी बड़ी नौकरी लग गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो किसी, कोई इंसान जिसकी डेथ हो गई है उससे बात कर रहे हो। एंड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब कोई कोई भी तरीके का ऑब्जेक्ट, करेक्ट, एंड और अ कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो एक डॉग हो सकता है, वो भगवान हो सकते हैं, वो कोई भी एंटिटी हो सकती है, वो मेरा लैपटॉप हो सकता है, वो मेरा फोन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू समथिंग दैट इज वर्ड प्ले एंड विटी। ठीक है, वर्ड प्ले एंड विटी के हिसाब से देखिएगा, वर्ड प्ले क्या होता है, जब हम वर्ड्स का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर पाए। सबसे पहला होता है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है घुमावदार बातें करना, घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के एक ही बात करना। ठीक है, जैसे आपने मूवीज में गाने सुने होंगे, खासकर हिंदी मूवीज में गाने, जैसे मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में है कहीं नहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। अब ये क्या हो रहा है, घुमावदार बात हो रही है, लेकिन बात क्या हो रही है कि तुम सुंदर हो, एक सेंटेंस में बोला जा सकता है लेकिन घुमा फिरा के बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और गाना बताती हूँ, अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी,
सीधे बोल सकता है कि आई लाइक यू, आई लव यू, जो भी उसको बोलना है, लेकिन वो घुमावदार तरीके से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एक इमोशन इवोक करने की कोशिश कर रहा है, अपना इमोशन किसी को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए घुमावदार तरीके से बात कर रहा है इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट तरीके से बात, है ना। रूखा सूखा लगता है डायरेक्ट तरीके से बात करना, इसलिए ऑथर्स या राइटर्स इस तरीके की बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, इस तरीके से चीजों को लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि एक इजियर, रिदमिक और माइंड ब्लोइंग मतलब कोई चीज निकल पाए, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज, सॉरी, द नेक्स्ट थिंग इज एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? एक बहुत ही क्लेवर स्टेटमेंट होती है जो किसी भी इंसान को बोली जाए तो उसके मन में रह जाती है। जैसे अब की बार 400 पार, मोदी जी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट यूज किया एंड ये इंसान के दिमाग में रह गई। ये सिर्फ उन लोगों के दिमाग में नहीं रही जो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, ये उन लोगों के दिमाग तक भी चली गई जो मोदी जी के स्टॉन्च स्टॉन्च अगेंस्ट है, मतलब उनके जो राइवल्स हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि अब वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को इस बात को समझाने की कि डेमोक्रेसी ही नहीं बचेगी अगर 400 पार हो जाएंगे, तो मोदी जी तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि मोदी जी ने ये नारा सबके मन में लगा दिया। दिस इज अ वेरी क्लेवर थिंग टू डू, करेक्ट, वेरी क्लेवर स्टेटमेंट इट इज। Another clever statement was by Eleanor Roosevelt, who is very well known for her philanthropist work. No one can make you feel inferior without your consent. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। अगर आप कॉन्सेंट नहीं कर रहे हो तो आपको कोई इंफीरियर फील नहीं करा सकता। कितना इंपॉर्टेंट है, एंड ये लिटरेचर में इसने अपने लिए एक मार्क बनाया है। तो ये जो एक स्टेटमेंट है, ये आप किसी को बोलोगे तो उसके मन में रह जाएगा। मेरे तो मन में रुक गई थी ये बात, जैसे ही मैंने पहली बार इस चीज को पढ़ा था ये मेरे मन में रुक गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, सॉफ्टनिंग एंड एग्जैजरेटिंग। दो चीजें होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म जो होता है वो तब यूज किया जाता है जब हम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में बहुत डिफिकल्ट चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे डेथ या सेक्स या किसी भी टाइप का वायलेंस। अगर आप देखेंगे डेथ को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पास्ड अवे, इज नॉट विथ अस एनी मोर, एटसेट्रा। हम इस तरीके से बात करते हैं इंस्टेड ऑफ डाई बोलने का, कि कोई मर गया उसकी जगह अब कोई नहीं रहा या कोई शांत हो गया है, करेक्ट। तो ये होता है यूफेमिज्म, किसी चीज को सॉफ्टन करना। जैसे आप देखेंगे सेक्स को इंटरकोर्स कहा जाता है, करेक्ट। क्यों कहा जाता है इंटरकोर्स? क्योंकि उसको सॉफ्टन करना जरूरी है। हर किसी के लिए इजियर नहीं होता इतनी हार्श लैंग्वेज से डील कर पाना, देयरफॉर यूफेमिज्म यूज किया जाता है। द सेकंड इज हाइपरबोले। ये एग्जैजरेशन दिखाता है। एग्जैजरेट कोई भी इंसान किसी भी बात को क्यों करता है? सबसे पहला होता है या फिर तो उसको किसी चीज को एम्फसाइज करना होता है। जैसे मेरी फ्रेंड मुझे हर मूवी के बाद आके बोलती है, भाई क्या माइंड ब्लोइंग मूवी थी, इस मूवी को तू देखेगी ना तू क्रेजी हो जाएगी। ये हाइपरबोले है, एग्जैजरेशन है। क्यों? क्योंकि वो मुझे एम्फसाइज करके ये बताना चाहती है कि ये मूवी पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छी है, करेक्ट। अर्जेंसी क्रिएट करना, जल्दी चल वरना सब खत्म हो जाएगा, जल्दी चल नहीं तो तेरे पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी चल वरना पापा बेल्ट से मारेंगे। अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश है, एग्जैजरेशन है, पापा किसी के इतना नहीं मारते, करेक्ट। और एक्साइटमेंट क्रिएट करना कि वाह यार मजा आ गई, चलते हैं उस मूवी को देखने, मुझे तो बहुत ही मजा आई थी, चलो उस अम्यूजमेंट पार्क में घूम के आते हैं। उसके अलावा तो मैंने आज तक कभी कोई इतना अच्छा अम्यूजमेंट पार्क देखा ही नहीं, हो ही नहीं सकता इससे बेहतर कुछ। ये होता है एग्जैजरेशन, हाइपरबोले। अब आप हाइपरबोले को यूज करते हो ऑलमोस्ट एवरी डे इन योर लाइफ। जैसे आप बोलते हो इफ आई डोंट ईट सून आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर, या इफ आई डोंट स्लीप सून आई विल डाई, करेक्ट। मैं तो बोलती हूँ मेरे को तो बहुत जल्दी जल्दी नींद आती है, मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नींद आती है, तो जैसे ही 11:30 12 बजने वाला होता है मेरा दिमाग तुरंत बोलने लगता है कि सोना है सोना है सोना है सोना है। तो मेरे को उस समय ऐसे ही लगता है कि भाई अब मैं नहीं सोई तो मैं मर जाऊंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आयरनी। देखो आयरनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है, एंड इसको समझना एंड इसको निकालना पैसेज में से कि यहाँ आयरनी यूज हुआ है इज अ लिटिल डिफिकल्ट, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में समझाऊंगी। आयरनी क्या होता है? पहली बात तो डिस्क्रिपेंसी होती है रियलिटी में और एक्सपेक्टेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेसिस है, आपको ये समझना जरूरी है कि डिस्क्रिपेंसी होती है। ऐसा नहीं है कि दो चीजें उल्टी हैं, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ एग्जैक्ट ऑपोजिट है, बस डिस्क्रिपेंसी है कि कुछ बोला था कुछ हुआ। जैसे
आपने देखा होगा ट्रैड वाइफ्स करके एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट थीम चल रही है, जिसमें क्या होता है, लड़कियां क्या करती हैं, वो ये बताती हैं अपना कंटेंट बनाते हुए कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती हूँ और अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती हूँ। मुझे तो समझ में ही नहीं आता बाकी की विमेन को इतना ज्यादा बाहर जाके घर के काम करने में क्यों इंटरेस्ट है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को सर्व करना पसंद है। बट एट द सेम टाइम व्हाट आर दे डूइंग, दे आर क्रिएटिंग कंटेंट। वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, उससे ब्रांड डील्स ले रहे हैं, उससे सब कुछ कर पा रहे हैं। तो एट द एंड आप भी तो काम ही कर रहे हो। आप ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ सर्व कर रहे हो, उस सर्विस से भी तो आपको कुछ मिल रहा है ना। अब इस सर्विस वाले थॉट प्रोसेस से क्या होता है, बाकी महिलाओं को ऐसा लगता है कि यस दिस इज द बेस्ट। वो ये नहीं समझती हैं कि ये बंदी कंटेंट बना के पैसे कमा लेगी, लेकिन आप तो फ्री में लेबर करके दे रहे हो ना किसी को। डू यू अंडरस्टैंड? तो आयरनी इस तरीके से दिखाई जाती है, आयरनी इस तरीके से शोकेस की जाती है। अब आप देखिएगा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। पहला अपीयरेंस, कोई चीज जैसी दिख रही है। दूसरा होता है रियलिटी, वैसी हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान बताए कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा इंसान ना हो, वो बहुत अच्छा इंसान ना हो, वो बहुत बुरा इंसान हो। जैसे बहुत सारे बाबा लोगों को आप जानते हो, जो रिलीजन की बात करते हैं, जो बहुत सारी चीजों की बात करते हैं और बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है, एंड उनको ही अरेस्ट कर लिया जाता है रेप जैसे क्राइम्स के लिए एंड मर्डर जैसे क्राइम्स के लिए। तो ये क्या है, ये अपीयरेंस एंड रियलिटी के बीच में डिफरेंस है। एंड द लास्ट इज इफेक्ट, या फिर तो इसका इफेक्ट बहुत ह्यूमरस होना चाहिए या फिर तो ट्रैजिक होना चाहिए। मैंने आपको दोनों ही एग्जांपल्स ट्रैजिक के दिए क्योंकि ह्यूमरस में सोच नहीं पा रही हूँ। एंड तीसरा थॉट प्रोवोकिंग, मैंने दोनों ही एग्जाम्पल आपको ट्रैजिक एंड थॉट प्रोवोकिंग दिए। मैं एक तीसरा आपको एग्जाम्पल देती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैजिक है। आप सुनिएगा। अपीयरेंस में एक इंसान ऑक्सफोर्ड से पढ़ता है, लिटरली बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ता है एंड समझता है कि पॉलिटिकली दुनिया को कैसे चलाया जाए, पॉलिटिक्स पढ़ता है, ठीक है, एंड पढ़ाता है। बाय द वे दिस पर्सन इज आल्सो एन इंजीनियर, वेरी वेरी वेल रेड। अब आप सोचेंगे कि ये कोई भी नॉर्मल इंसान है, मुझे नहीं मालूम, मैं क्या गैस करूं ये कौन हो सकता है, लेकिन दिस इज अ वेरी फेमस मैन। ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैन ऑन दिस अर्थ एंड ही इज ओसामा बिन लादेन, हु इज अ टेररिस्ट, जिसकी लाइफस्टाइल के बारे में हमको मालूम है कि उसकी इतनी सारी वाइफ्स हैं, इतने सारे बच्चे हैं, और वो कैसी लाइफ जीते हैं, कैसी लाइफ नहीं जीते, हमको सब पता है उनके बारे में। लेकिन आप उनका बैकग्राउंड देखिए, उनकी एजुकेशन देखिए। आयरनी है कि जो दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है, और जो रियलिटी है वो अपीयरेंस में कहीं नहीं है, एंड उसका इफेक्ट क्या है, वो ट्रैजिक है। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं आयरनी से। लेट्स कम टू द आर्ट ऑफ अंडरस्टेटमेंट। सबसे पहला है इसमें लाइटोट्स। लाइटोट्स जो होते हैं, बेसिक है डबल नेगेटिव्स को यूज करना। जैसे आपका गधा भाई है, ठीक है, और उस गधे भाई ने आपको कोई बात समझाई। अब ऑब्वियस सी बात है यार कि आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई तू सही बोल रहा है, क्योंकि अगर आपने एक बार उसको सही बोल दिया तो वो 100 साल तक आपको बताएगा देख मैं उस बात पे सही था, अब मैं सब बातों पे सही हूं। करेक्ट? तो उस बारे में आप उस समय पे क्या करते हो, आप ये कहते हो हाँ तू गलत नहीं है लेकिन बिल्कुल सही भी नहीं है। यू आर नॉट रॉन्ग, अगर आपने बोल दिया तो ये बात क्लियर हो जाती है किसी के भी दिमाग में। इंस्टेड ऑफ यू आर राइट की जगह अगर आपने बोला यू आर नॉट रॉन्ग, तो क्लियर हो जाता है कि आपने 100% उसकी बात एक्सेप्ट नहीं की है, लेकिन ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ तू गलत नहीं है पर तू सही नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? तो लाइटोट्स में क्या होता है, दो नेगेटिव्स मिलके एक पॉजिटिव बनाते हैं। इफ यू आर नॉट रॉन्ग देन ऑब्वियसली यू आर राइट। करेक्ट? तो वो तो एलिमिनेशन हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मेटाफर की तरह। मेटाफर जो होता है वो लाइक या एज वर्ड, लाइक या एज वर्ड को यूज करे बिना ही कंपैरिजन ड्रॉ करने में बहुत इजी कर देता है। जैसे यहां लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ही वॉज एन अनियन। सीधा उस इंसान को अनियन बुला दिया, उस इंसान को अनियन ही बोल दिया। ऐसा नहीं कि वो अनियन जैसा है, नो, ही वॉज एन अनियन। क्या बात समझाने के लिए। अब ऐसा नहीं कि अनियन बोल दिया सिर्फ ऐसे ही क्योंकि अनियन बोलना था, नहीं कि तू गधा है, नहीं नहीं, क्यों गधा है, ही वॉज एन अनियन तो क्यों अनियन है। टू अंडरस्टैंड हिम शी हैड टू पील बैक द लेयर्स,
मतलब उसको समझने के लिए धीरे धीरे, उसको पेशेंस से उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए धीरे धीरे उसको समझना पड़ा, कि एक एक लेयर उसकी निकली, तब जाके उसको समझ में आया कि ये असली इंसान कौन है। करेक्ट। तुम्हारा भाई गधा है तो वो क्यों गधा है? क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता, और वो कोई चीज तुम्हारी बात सुन के करता भी है। उसको बैंगन लेने भेजो तो वो टमाटर लेके आ जाता है, उसको धनिया लेने भेजो तो वो पुदीना लेके आ जाता है। रीजन है किसी चीज को किसी चीज के साथ कंपेयर करने के लिए। करेक्ट। तो इसको बोलते हैं मेटाफर। अब मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आपने अगर हिंदी फिल्म मूवीज सॉरी अगर आपने हिंदी मूवीज देखी है तो आपको मालूम होगा, मैं जैसे हिंदी मूवीज की फैन हूँ, तो आपको मालूम होगा हर गाने में, ऑलमोस्ट हर दूसरे डायलॉग में हीरो जो होता है वो हीरोइन को चांद से कंपेयर करता है। क्या समझाने के लिए? कि तुम बहुत खूबसूरत हो, दुनिया में सबसे खूबसूरत हो, तुम्हारा एक नजारा देखने के लिए लोग तरसते हैं। करेक्ट। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं मेटाफर। अब क्या होता है, उनने क्या हीरोइन को चांद बोला तब मेटाफर है, अगर चांद जैसा बोला तो वो अलग होगा। मैं आपको बताती हूँ। अब हम आ गए हैं मेटोनिम पे। इसमें क्या करना है? सब्सटीट्यूशन करना है, सीधा सब्सटीट्यूट किया जाता है। आप देखेंगे, आप रीड करेंगे, आपको इसकी एग्जैक्ट लाइंस को रीड करना चाहिए, ठीक है। A word or object stands for a closely related word or object. It gives writers more variability with descriptions and creates memorable associations. देखो क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। किसी भी इंसान को किसी भी चीज को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। करेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके साथ अजीब सा व्यवहार कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा टॉन्ट मार रहा है, तो आप उसको क्या बुलाओगे? आप उसको बोलोगे यार तू बुआ जैसा व्यवहार क्यों कर रही है, या तू बुआ जैसे बिहेव क्यों कर रही है, तू पागल हो गई है, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। करेक्ट। तो आप क्या बोलते हो? आपने उसको क्या बुआ का दर्जा दे दिया। बुआ कौन? बुआ से आप क्या समझते हो? आज के जमाने में जो मीम का जमाना है उसमें बुआ को कैसे समझा जाता है कि एक नेगेटिव कैरेक्टर होती है घर में बुआ। बुआ क्या करती हैं? मम्मी को परेशान करती हैं, मम्मी पापा के बीच में लड़ाई लगवाती हैं, मम्मी दादी के बीच में लड़ाई लगवाती हैं। तो बुआ जो होती हैं वो बहुत कलेशी होती हैं। तो बुआ को रिप्रेजेंटेशन की तरह रख दिया है कि जो भी एक इंसान बहुत कलेशी होता है, जिसके पास हर बात पे कुछ ना कुछ ओपिनियन होता है, वो इंसान ये होता है, बुआ होती है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा लिखा हुआ है, आई थॉट हिज मूवीज वर बेटर व्हेन दे वर्ंट बॉलीवुड। अब देखो बॉलीवुड मूवीज कैसे होती हैं, मोस्टली रोमांस वाली होती हैं, मोस्टली ये सब मतलब बहुत ज्यादा उसमें ड्रामा होता है, ये सब वो सब होता है। आपने देखा होगा एक डायरेक्टर है, वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं आज तक हैं, मेरी कोई ओपिनियन बदली नहीं है उनके बारे में। उनका नाम है आदित्य धर। उन्होंने उरी मूवी बनाई थी, एंड उरी के बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी मूवीज बनाई हैं। इवन जो अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी हक, वो भी उन्हीं की है। एंड अभी जो आने वाली है एक रणवीर सिंह की मूवी धुरंधर, वो भी उन्हीं की मूवी है, वो भी उन्हीं का डायरेक्टेड मूवी है। एंड ही इज अ वेरी ग्रेट डायरेक्टर। लेकिन अगर उनकी कोई भी मूवी एकदम से बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती है, बहुत ज्यादा रोमांटिक एंगल ढूंढती है, या ओवरली चीजों को ड्रामेटिक कर देती है, तो हम क्या बोलेंगे, यार ड्रामेटिक हो गया ये, बहुत ये बिल्कुल बॉलीवुड जैसा कर दिया इन्होंने। जैसे आप देखोगे अनुराग कश्यप एक समय पे कल्ट क्लासिक्स बनाता था, अब लेकिन वो बॉलीवुड टाइप की मूवीज बनाता है। तो उसको बोल सकते हो आप कि इट इज अ मेटोनिम, कि आपने बॉलीवुड बोल के ड्रामेटिक, ओवरली सेंसिटिव, ओवरली रोमांटिक, फालतू टाइप की मूवीज जो होती हैं उनको आपने बॉलीवुड बोल दिया। नेक्स्ट इज साउंड एंड कॉन्ट्रडिक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। साउंड, ओनोमेटोपोया बोलते हैं इसको। ओनोमेटोपोया जो होता है वो एक डिवाइस होता है जिसमें वर्ड वही यूज किया जा रहा है जैसे साउंड होता है। जैसे आउच, आउच इज हाउ यू फील। सिजल, कोई भी चीज जैसे बेकन सिजल्स इन द पैन, सिजल एक्चुअली सिजल करता है वो। जब आप एक पैन पे कोई चीज डालते हो, जैसे आपने एक गरम पैन में पानी डाला, तो वो पानी जो होता है जो उससे आवाज निकलती है वो सिजलिंग आवाज होती है, एंड वही आप बोलते हो, वही वर्ड आपने बना दिया है, तो उसको बोलते हैं ओनोमेटोपोया। सेकेंड इज ऑक्सीमोरॉन। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, जहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स दोनों मिलके एक नया मीनिंग निकालते हैं, एक नया मीनिंग बनाते हैं। जैसे डेफिनिंग साइलेंस, बहुत भारी शब्द है ये, काफी बार यूज किया जाता है। जैसे अगर एक प्ले खत्म होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, बहुत ज्यादा सोसाइटी की बात करता हुआ प्ले है, जहाँ पे कोई बात हो रही है, कोई कोई स्पीच दे रहा है, एंड उस स्पीच के बाद एकदम से बहुत ज्यादा साइलेंस है, एंड देन दे अपलॉज,
तो क्या होता है, वो जो साइलेंस होता है वो डेफिनिंग होता है, लोगों के इमोशंस उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे होते हैं, करेक्ट, तो उसको बोलते हैं डेफिनिंग साइलेंस। लेकिन अगर आप देखेंगे तो डेफिनिंग का मतलब होता है कि कोई चीज इतनी ज्यादा लाउड है कि उससे मेरे कान फट जाएंगे। एंड साइलेंस जो होता है, साइलेंस क्या होता है, चुप्पी, करेक्ट, क्लियर, मतलब कोई कुछ भी नहीं है तो उसको साइलेंस बोलते हैं। तो लाउड एंड साइलेंस नहीं हो सकता, करेक्ट, देयरफॉर ऑक्सीमोरॉन आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे आइडियाज नहीं होते हैं, थिंग्स नहीं होती हैं, जैसे पहले हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो शब्द होते हैं, टू ऑपोजिट वर्ड्स, करेक्ट। अगर आपको समझ में आया ऑक्सीमोरॉन तो अपने हिसाब से सोच के कुछ और एग्जाम्पल्स कमेंट में डाल दो। नेक्स्ट हम चलते हैं पैराडॉक्स की तरफ। पैराडॉक्स सब लोग बोलते हैं, जब भी मैं पूछती हूँ पैराडॉक्स क्या होता है, इवन जब मैं अपनी सीआर की क्लासेस में पूछती हूँ पैराडॉक्स क्या होता है, सब लोग बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप भूल जाते हो। पैराडॉक्स का मतलब होता है कोई चीज कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन सच्चाई है दुनिया की। जैसे इलेक्शंस में क्या होता है कि एक बहुत अच्छा इंसान, मतलब एक्सट्रीमली टैलेंटेड, पढ़ा लिखा, समझदार व्यक्ति इलेक्शंस में खड़ा होता है, उसकी बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस होती है, वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, एजुकेशन के बारे में सोचता है, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, इन सब के बारे में सोचता है, लेकिन वो हार जाता है। वो इलेक्शंस को हार जाता है व्यक्ति। क्यों हार जाता है किसी को पता नहीं होता, लेकिन वो हार जाता है। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हो आप, पैराडॉक्स बोलते हो। कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि इतना अच्छा इंसान है, सब उसको पसंद करते हैं, पढ़ा लिखा सब कुछ है, उसके बाद भी हार जाता है। या कोई पढ़ा लिखा समझदार इंसान जीत गया फॉर एग्जाम्पल और नेता बन गया, तो वो कुछ भी डिफरेंस नहीं ला पाता है इन द सोसाइटी, वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता है। तो आप क्या सोचते हो कि यार ये तो अच्छा आदमी निकलना था, ये तो एक अच्छा नेता बन सकता था, इसने कुछ किया ही नहीं डेवलपमेंट के लिए, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के बारे में सोचते हैं लोग। तो इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। किस, मतलब बिल्कुल तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है उसमें, चाहे कितना भी कॉन्ट्राडिक्शन हो, सच्चाई है उसमें, करेक्ट। जैसे एनिमल फार्म करके एक इतनी पतली सी बुक है, आप चाहो तो आज रात में पढ़ के खत्म कर सकते हो। एंड उसमें एक सेंटेंस लिखा है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। ये लिटरली ये स्टेटमेंट को इक्विटी समझाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब इक्वालिटी तो एक चीज होती है कि मैं और तुम सब लोग इक्वल हैं, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो हमसे ज्यादा डिजर्व करते हैं चीजों को, वो एक जनरल कैटेगरी पर्सन से ज्यादा डिजर्व करते हैं चीजों को, विमेन, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स, ये सब ज्यादा डिजर्व करते हैं चीजों को। ये जो होता है, ये इस सेंटेंस में बताने की कोशिश की है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं पैराडॉक्स से, ब्रिंगिंग लाइफ टू द लाइफलेस। यहाँ पे दो चीजें हैं जो लाइफ टू द लाइफलेस लाती हैं। पहला है पर्सोनिफिकेशन। आपको याद होगा हमने थोड़ी देर पहले एपोस्ट्रोफी पढ़ा था, जिसमें हमने ये बात की थी कि अगर मीरा जी कृष्ण जी से बात कर रही हैं, उनको एड्रेस करके कि हे कृष्ण मुझे दर्शन दीजिए, हे कृष्ण मुझे पीड़ा हो रही है, या जो भी, अगर वो इस तरीके से बात कर रही है, मैं अपने डॉग से बात कर रही हूँ, क्या हो गया बेबी, खाना नहीं खाया आपने, कुछ भी, अगर मैं इस तरीके से किसी भी ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जो रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, या एक कॉन्सेप्ट है, या एक डेड पर्सन है, तो आप क्या करते हो, एपोस्ट्रोफी कहते हो उसको। लेकिन पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जैसे आप अपने किसी भी चीज को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस बॉटल को एक ह्यूमन का दर्जा दे दूं कि दिस बॉटल वाज स्क्रीमिंग एट मी टू फिल इट अप, लेकिन वो तो स्क्रीमिंग तो ह्यूमन क्वालिटी होती है ना, तो वो कैसे स्क्रीम कर सकती है। बाय द वे ह्यूमन क्वालिटी होना इसमें जरूरी है, मतलब इसको बात करते आना चाहिए, इसको बोलते आना चाहिए। तो स्क्रीमिंग एट मी टू फिल इट अप, या दिस बॉटल हैज बीन टेलिंग मी टू वॉश इट बट आई डोंट लिसन टू इट। आपने क्या किया, एक इंसान की जैसे बिहेव करने का एक्सपेक्टेशन दे दिया एक चीज को, एक थिंग को, करेक्ट, नॉन ह्यूमन। अब अगर आप एक डॉग को भी बोल रहे हो कि माई डॉग टोल्ड मी टू वेयर दिस ड्रेस, या माई डॉग सजेस्टेड मी टू वॉच दिस यूट्यूब वीडियो, तो आप क्या कर रहे हो, आप पर्सोनिफिकेशन कर रहे हो, क्योंकि आप नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन एट्रीब्यूशंस दे रहे हो। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, द फ्लोरबोर्ड ग्रोन्ड अंडर द वेट ऑफ ईच स्टेप। ग्रोन करना मतलब कराहना, दर्द से कराहना, कौन करता है, ह्यूमन ही कर सकता है ना। लेकिन फ्लोरबोर्ड कैसे कर पा रहा है, क्योंकि आप उसको पर्सोनिफाई कर रहे हो,
उसको ह्यूमन जैसे एट्रीब्यूशंस दे रहे हो. नेक्स्ट इज प्लियोनाज्म. प्लियोनाज्म इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स को यूज कर लेते हो, जो अननेसेसरीली यूज कर लेते हो आप, जिसके लिए जो मोस्टली यूज किया जाता है एम्फेसिस के लिए. जैसे हॉट फायर, कोल्ड आइस. यहां पे एक एग्जांपल दिया है, द बर्निंग फायर वार्म्ड द होल हाउस. तो बर्निंग फायर जो है, बर्निंग फायर, आप देखो फायर तो बर्निंग ही होती है ना, यहाँ पे बर्निंग की जरूरत ही नहीं थी. द फायर वार्म्ड द होल हाउस, क्लियर था, इजी था, लेकिन आप अननेसेसरीली इनको यूज कर लेते हो. कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि किसी ने सोच के इस लिटरेरी डिवाइस को यूज किया हो, बस वो है वहां, बस वो यूज किया जा रहा है, बाय मिस्टेक हो गया है, किसी ने नोटिस नहीं किया कि मैंने अननेसेसरीली एक्स्ट्रा वर्ड को यूज किया है. नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ड प्ले पे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है द पन. पन जो होता है वो फनी करने के लिए किसी चीज को यूज किया जाता है. इसमें क्या होता है, वर्ड प्ले होता है. वर्ड प्ले मतलब जैसे आप बोर्ड गेम्स खेलते हो, वैसे यहाँ पे वर्ड्स से गेम्स होते हैं. जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एलिस इन द वंडरलैंड, अगर आपने कभी लाइफ में पढ़ी है, मैंने बचपन में पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है, जो ये डायलॉग होता है, एक माउस बोल रहा होता है, माइन इज अ लॉन्ग एंड अ सैड टेल. तो टेल इसमें TALE लिखा है, लेकिन आप इसका मीनिंग TAIL भी ले सकते हैं, कि मेरी कहानी बहुत लंबी और बहुत दुखदाई है. लेकिन यहाँ पे वो टेल लिख रहा है TALE, एज इफ, क्योंकि वो रैट है तो उसकी पूंछ बहुत लंबी और सैड है. करेक्ट. द सेकेंड थिंग इज इट इज अ लॉन्ग टेल सर्टेनली. देखिए यहाँ पे TALE को TAIL कर देते हैं खुद से ही, ताकि ये समझ में आ जाए कि वहां पे पन यूज किया गया था. करेक्ट. तो इस तरीके से पन को यूज किया जाता है. इट्स जस्ट वर्ड प्ले एंड आई डोंट लाइक इट. नेक्स्ट, सिमिली. मैंने आपको मेटाफर पढ़ा दिया था, अब मैं सिमिली बताती हूँ बहुत इजीली. मेटाफर अगर आपको बोलना है, आपको अपनी दोस्त को एक बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट देना है, या अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट देना है, आप उसको बोल सकते हो, यार तू एकदम ऐश्वर्या राय लग रही है. जब आपने उसको ऐश्वर्या राय ही कह दिया कि बहन तू ऐश्वर्या राय ही है, तो ऐश्वर्या राय लग रही है, तो क्या है, वो मेटाफर है. आपने उसको कंपेयर तो किया है, लेकिन आपने उसको उसका दर्जा ही दे दिया. वहीं अगर आप बोलते हो, यार क्या लग रही है, एकदम ऐश्वर्या राय जैसी लग रही है, तो आपने जैसी वर्ड यूज करके, मतलब लाइक या एज वर्ड यूज करके सिमिली कर दिया उसको. सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है मेटाफर एंड सिमिली में, कि मेटाफर में सीधे सीधे ही इज एन अनियन बोल दिया जाता है, वहीं सिमिली में बोला जाता है ही इज लाइक एन अनियन. करेक्ट. यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है. It was the first real day of summer, and by the time she came back indoors, she was as red as a tomato. As word का use किया जा रहा है. Correct. As bad as hot as cold as. आप किसी भी चीज को as word को या like word को use कर रहे हो compare करने के लिए, तो उसको आप simile बोलते हो. Next is अंडरस्टेटमेंट. अब अंडरस्टेटमेंट क्या होता है, रिस्ट्रेन करना अपने आप को, रोकना अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा बोल जाने से. अंडरस्टेटमेंट क्या होता है, आप सिचुएशन को जानबूझ के डाउन प्ले करते हो, ताकि किसी को बहुत ज्यादा कुछ पता ना चले. जैसे अगर किसी की डेथ होने वाली है एंड आपको किसी को नहीं बताना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके किसी रिलेटिव की डेथ होने वाली है जिससे आप बहुत ज्यादा क्लोज हो, एंड आपके पेरेंट्स आपसे बोलते हैं कुछ नहीं, थोड़ी सी तबीयत खराब है, अपन चल के मिल लेते हैं उनसे. और आप वहां जाते हो, आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे तो डेथ होने वाली है किसी की, मैं लास्ट टाइम मिल रही हूँ उस इंसान से. तो आपके पेरेंट्स ने एक अंडरस्टेटमेंट दिया आपको, ताकि आप एकदम से इमोशन में ना बह जाओ, ताकि आप एकदम से परेशान ना हो जाए, ताकि आप एकदम से दुख ना आ जाए आपको. तो क्या करते हैं, सिचुएशन को डाउन प्ले करते हैं. इवन जब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात होती है, तब भी वो चीजों को डाउन प्ले करते हैं. जैसे आपने देखा होगा, आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है, कि जैसे आप किसी मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि ये बहुत मजा आएगा, एंड आपके साथ कोई दोस्त है जो सड़ा सा मुंह बना के बैठा हुआ है, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ ठीक ही है, इतना ऐसी भी कौन सी बड़ी बात है, ठीक ही है, अच्छा ही है. तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेंशनली डाउन प्लेइंग ऑफ अ सिचुएशन. डाउन प्लेइंग मतलब थोड़ा सा उसको नीचे गिरा के दिखाना, जितना वो इंपॉर्टेंट और एम्फेसिस वाली चीज है, उसका एम्फेसिस चोरी करके उसको छोटी बात बता देना. करेक्ट. दैट इज अंडरस्टेटमेंट. यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो भी रीड कर लेते हैं. आई हैव टू हैव दिस ऑपरेशन, इट इजंट वेरी सीरियस, आई हैव दिस टाइनी लिटिल ट्यूमर ऑन द ब्रेन.
ब्रेन में ट्यूमर होना बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ पे बोल रहे नहीं नहीं इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले की बात है, एक आंटी है, उनको डायलिसिस होना चालू हुआ। डायलिसिस इज अ वेरी हॉरिफाइंग ट्रीटमेंट, और डायलिसिस हो रहा है, वो बोले नहीं नहीं नॉर्मल बात है, हम तो थोड़े थोड़े दिन में जाते हैं, करा के आ जाते हैं, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। दिस इज डाउन प्लेइंग ऑफ अ सिचुएशन। डायलिसिस तब होता है जब आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है, आपकी किडनीज काम करना बंद कर देती है, तब आप डायलिसिस पे जाते हो। तो हाउ इज इट नॉट बड़ी बात? इट इज ऑब्वियसली अ बड़ी बात, लेकिन आप इंटेंशनली उसको डाउन प्ले कर रहे हो, उसको अंडर स्टेटमेंट में बात कर रहे हो। एंड दैट्स इट गाइस, फिगर्स ऑफ स्पीच खत्म हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू टोन्स। सिर्फ मैं कुछ इंपॉर्टेंट टोन्स कराऊंगी जो कि आपके क्लैट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सो देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम टोन्स को पता कर पाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें इजियर हो जाती हैं। तुम्हें ये समझ में आता है कि जो राइटर है या ऑथर है वो एक्चुअली किस चीज के लिए बात कर रहा है, मतलब फॉर बात कर रहा है, किस चीज के अगेंस्ट बात कर रहा है। क्योंकि टोन से ही आपको समझ में आता है कि टोन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ऑथर किसी चीज को लेके पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड ये सारी ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं अगर आप किसी भी चीज को रीड करके कॉम्प्रिहेंड करना चाहते हो। जैसा कि मैंने अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे, आपको बताया था कि तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कॉन्टेक्स्ट, क्रक्स, कंक्लूजन समझना। एंड ये तीन चीजों को अगर आप समझ गए तो मतलब आपने रीड करके किसी चीज को कॉम्प्रिहेंड कर लिया। इन तीन चीजों को समझने में तब आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिलती है जब आप ये समझ जाते हो कि ऑथर की टोन क्या है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको कौन कौन सी टोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले आपको मुझे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझाना जरूरी है, क्योंकि जब आप ये दो चीजों में कंफ्यूज होते हो तब मोस्टली ऐसा होता है कि आप गलत आंसर मार्क करके आते हो। मैं चाहती हूं कि अगर आप टोन का आंसर मार्क करो एंड अगर आपको टोन्स में वर्ड का मीनिंग आ रहा है तो आप कुछ गलत ना मार्क करके आ जाओ। लेट मी एक्सप्लेन। मुझे मालूम है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टोन और दूसरी होती है मूड। अब देखो, टोन और मूड क्या होता है? ऑथर का एटीट्यूड या ऑथर का थॉट प्रोसेस कैसा है वो वर्ड से, एक्सप्रेशन से इन मूवीज एंड फिल्म्स बताता है, करेक्ट। कोई भी कैरेक्टर के थ्रू ऑथर जो बोलना चाहता है वो बताता है। जैसे अगर एक नेगेटिव कैरेक्टर है किसी भी मूवी में तो वो नेगेटिविटी को किस तरीके से शोकेस कर रहा है एंड क्यों नेगेटिव है वो इंसान, उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। जैसे मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक लड़का था जो कि एक नक्सलाइट फैमिली या नक्सलाइट एरिया से निकल के आता है, जिसकी वजह से वो एक टेररिस्ट है और वो लोगों को हार्म करना चाहता है लिटरली। तो वो क्यों लोगों को हार्म करना चाहता है? क्योंकि उसने जीवन में वही देखा है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। वो जब स्कूल में था उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार डाला गया था, वो अनाथ हो गया था, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी उसके साथ। तो उसने जो देखा उसका वो रिटेलिएशन था। अब इसको बोलते हैं ऑथर की टोन। जब आप एक इंसान के दिमाग में अपने पर्सपेक्टिव को पहुंचा पाते हो कि कोई चीज अच्छी है कि बुरी है, उसको बोलते हैं ऑथर का टोन। जैसे आप समझते होंगे आजकल के न्यूज़पेपर, इवन जो हमारे आज तक है, एनडीटीवी, ऐसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, उनकी टोन जो होती है अप्रेजल वाली टोन होती है टूवर्ड्स द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन के अगेंस्ट में हमेशा क्रिटिकल टोन होती है कि हाँ सारी गलती जो है वो सारी की सारी ऑपोजिशन की है, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, ठीक है। तो वैसे वही होती है टोन कि क्या मतलब ऑथर के मन में क्या है, वो आपको क्या समझाना चाहते हैं। वहीं दूसरा होता है मूड। अब मूड क्या होता है? जो आपको फील होता है। आपने कोई मूवी देखी, उसको देख के आपको क्या फील हुआ, वो होता है मूड। कि रीडर का इमोशनल रिस्पॉन्स उसकी तरफ क्या है। अगर आपने कोई देशभक्ति की मूवी देखी एंड उसकी वजह से सोल्जर की डेथ हो जाती है तो आप रोते हो, वो आपका मूड है। एक रोमांटिक मूवी को देख के आप रोमांटिक फील करते हो, लव फील करते हो, वो एक मूड है, करेक्ट। तो मूड क्या होता है? जो एक रीडर है या एक फिल्म को देखने वाला व्यक्ति है, ऑडियंस जो है, उसका क्या रिएक्शन है, इमोशनल क्या अपील है, उसको बोलते हैं मूड। अब ये क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर इंसान को क्रिएट करना पड़ता है। जैसे जब भी कुछ हमारे देश में गलत हो जाता है, जैसे हमारे देश में अभी पुलवामा अटैक हुआ, हमारे देश में अभी पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर। तो पूरा का पूरा न्यूज हाउसेस, चैनल्स, न्यूज़पेपर्स सब इस बात में लग गए कि हमारा जो टोन होना चाहिए वो तो इतना अपीजमेंट वाला होना चाहिए कि एकदम मोदी जी आके गले लगाए खुद हमारे मीडिया हाउस में आके। लेकिन मूड क्या था कि जैसे मोदी जी इज द मोस्ट पेट्रियोटिक पर्सन एंड उनसे बेहतर कोई है ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम टोन्स को समझ लेते हैं, कौन कौन सी टोन्स आ सकती हैं, कौन कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली
हाई फ्रीक्वेंसी है, टीयर 1 हाई फ्रीक्वेंसी टोन्स है। फर्स्ट इज क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या है? जज करना किसी को, सिवियरिटी से जज करना, क्रिटिकल करना होता है, क्रिटिकल होना होता है। अगर आप किसी चीज में फ्लॉ मतलब कोई गलती ढूंढ रहे हो तो भी वो क्रिटिकल है। अगर आप पूरे समय किसी में कोई कमी ढूंढ रहे हो तो भी वो क्रिटिकल है। अगर आप इनएडिक्वेसी मतलब अगेन कमी ढूंढ रहे हो तो भी वो गलत है। आपने देखा होगा ना, कई सारे घरों में ऐसा होता है कि आंटियां बहुत अच्छा खाना बनाती हैं लेकिन अंकल लोगों को हमेशा उसमें किसी ना किसी चीज की कमी होती है। या फिर तो नमक ज्यादा होता है या फिर तो नमक कम होता है, मिर्ची कम है, मिर्ची ज्यादा है, शक्कर नहीं है, चाय में अदरक नहीं है। ये जो होता है इसको बोलते हैं क्रिटिकल। हर चीज में कोई ना कोई गलती ढूंढना, हर चीज में कोई कमी निकालना, इसको बोलते हैं क्रिटिकल। ठीक है, जज करने की कोशिश करना। ये हो गई पहली टोन। सेकंड टोन इज सार्कास्टिक। आप, मुझे मालूम है आपको मालूम होगा सार्काज्म के बारे में मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे क्योंकि आप डेली इस टोन को यूज करते हो। आप टॉन्ट मारते हो, अपने दोस्तों को सार्काज्म से हंसाते हो, आप उनको टॉन्ट मार के बताते हो, लेकिन आपको सार्काज्म एज अ मीनिंग नहीं मालूम होगा कि सार्काज्म एक्चुअली होता क्या है। sarcasm is not positive, sarcasm is a negative thing। मतलब जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो या किसी को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे एक पिंच करते हो, बाइट करते हो, उसको बोलते हैं सार्कास्टिक। जब आप किसी और का मजाक उड़ाते हो, किसी और की किसी बात में आयरनी निकालते हो एंड उसके बेसिस पे उसको नीचा दिखाते हो, उसको सार्कास्टिक बोलते हैं। लेकिन आप ये बहुत नॉर्मल सरफेस लेवल पे करते हो तो उसको सार्कास्टिक कहते हैं। इसलिए इट इज ऑल राइट, इट इज फनी। ठीक है, तो जैसे अगर आपकी ऑडियंस में कोई व्यक्ति बैठा है जो इंजीनियर है, आपने इंजीनियरिंग एज अ प्रोफेशन का ही मजाक उड़ा दिया कि इंजीनियर्स को तो जॉब नहीं मिल रही है, नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन हो, आपके ऑडियंस में बीकॉम वाला व्यक्ति बैठा है, आपने उसका मजाक उड़ा दिया। सार्काज्म है, लाइट है, मजाक हो रहा है उस इंसान के ऊपर लेकिन उसको बहुत ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है, इसलिए सार्कास्टिक इज लाइटर। ठीक है, क्योंकि आगे एक हार्डर टोन आने वाली है, इसलिए मैं आपको इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर रही हूँ। थर्ड इज सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है जो इंसान हर बात पे आप पे शक करता है, इंसान इंसान पे शक करता है, इंसान इंसान के मोटिव्स पे शक करता है। जैसे अगर आपका भाई आपसे बहुत अच्छे से बात करने लगे कि सालों साल से आपको दीदी या भैया नहीं बुलाया उसने, लेकिन एकदम से 2 दिन से ये दीदी या भैया बुला के आपको संबोधित कर रहा है। जैसे मेरी छोटी बहन मुझे हमेशा चिया बुलाती है, लेकिन जब उसको कुछ चाहिए होता है तो वो हमेशा मुझे चिया दीदी बुलाने लगती है। वैसे ही मेरा एक कजन ब्रदर है, वो भी मुझे हमेशा चिया ही बुलाता है, लेकिन जैसे ही उसको कुछ काम होता है वो चिया भी नहीं बोलता, वो सिर्फ दीदी बोलता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो आपको समझ में आ जाता है ना कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जो गड़बड़ है जो आपको समझ में आया, जिसमें आप क्या करते हो, आप डिस्ट्रस्ट करने लगते हो उस इंसान के मोटिव्स को कि इसका क्या मोटिव है, इसको क्या चाहिए मुझसे, क्या इसको पैसे चाहिए, इसको थोड़ी देर के लिए मेरी कार चाहिए, इसको मेरा लैपटॉप चाहिए, इसको कुछ महंगा खरीदना है, क्या ये मेरे को पापा के सामने फंसा चुका है और अब आके बता रहा है ताकि मैं झेल लूं उसको, क्या हो रहा है मुझे जल्दी से जानना है। आप डिस्ट्रस कर रहे हो उसके मोटिव को कि ये मुझे दीदी नहीं बुला सकता। करेक्ट, उसको बोलते हैं सिनिकल। सबसे इंपॉर्टेंट टोन है ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल। देखिए ये दोनों जो है ना, ये वेरी क्लोज टू ईच अदर है, आप समझ लो ये सिबलिंग टोन्स हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को यूज करते हो अपने कंक्लूजन तक आने के लिए। आपने कोई बात कही, आपने वो ऐसे ही नहीं कह दी, आपने वो इसलिए कही क्योंकि आपको एक बात को प्रूव करना है। जैसे अगर आपकी दादी आपके पापा को बता रही है कि देखो इन्होंने कितनी बेकार खीर बनाई है, इनकी खीर में शक्कर नहीं है, आपकी मम्मी के बारे में कि इनकी खीर में शक्कर नहीं है, हम तो इलायची भी डालते हैं, हम तो ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, ना तो कुछ नहीं डाला, इनकी तो खीर बिल्कुल बेकार है। क्या करने की कोशिश कर रही है आपकी दादी? आपकी दादी आपके पापा के मन में ये बात प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारी वाइफ से बेटर खीर मैं बनाती थी। ये कंक्लूजन है उनका। वो ये जो आप क्रिटिसिज्म है आपकी मम्मी के लिए, जो वो उनका क्रिटिसिज्म है, वो लीड कहाँ कर रहा है, वो एट द एंड लीड कर रहा है कि मैं सबसे बेस्ट हूं, मेरी इंपॉर्टेंस मत भूलना। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इंसान के मन में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है किसी चीज को, मोटिव है किसी चीज को करने का, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। सेकंड इज फैक्चुअल। कोई भी फैक्ट जो होता है वो हमेशा किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव की वजह से ही होता है। अगर आप ये जानना चाहते हो एज एन एस्ट्रोनॉमर
कि किस तरीके से वर्क करता है द सोलर सिस्टम, तो वो फैक्ट को जानने का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है, करेक्ट। आप ये जानना चाहते हो कि सन से अर्थ की दूरी कितनी है, ऑब्जेक्टिव है। सन ईस्ट से उग के वेस्ट में क्यों डूबता है, ये जानना चाहते हो, तो आप ये फैक्ट जो है कि सन ईस्ट से उग के वेस्ट में डूबता है, ये फैक्ट जो है ये एक ऑब्जेक्टिव की वजह से इसको यूज कर रहे हो। नेक्स्ट इज आयरॉनिक। आयरनी हमने फिगर्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था, वैसे ही वहीं से आके आयरॉनिक एक टोन बन जाती है। जब दो चीजें मेल नहीं खाती, रियलिटी एंड दिखावा मेल नहीं खाता, तो वो आयरॉनिक हो जाता है। तो आयरॉनिक बहुत इजी है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्राडिक्शन, अगेन मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, वही वाला। ओसामा बिन लादेन, वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड प्रोफेशनल्स, इंजीनियर भी थे, बिजनेस मास्टरी भी सीखी थी, पॉलिटिकल साइंस भी सीखी थी, सब कुछ सीख लिया था बस, लेकिन एक टेररिस्ट बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाई स्टेक डिफरेंशिएशन वाले टोन्स हैं ये। सबसे पहला है कॉन्डिसेंडिंग। कॉन्डिसेंडिंग मतलब होता है सुपीरियोरिटी डिस्प्ले करना। होना ना होना डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज नॉट सुपीरियर टू यू, लेकिन वो डिस्प्ले कर रहा है कि मैं सुपीरियर हूं, आई एम अ सुपीरियर पर्सन, ये डिस्प्ले कर रहा है कोई इंसान। कि फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हो 6 घंटे एंड आपकी 6 घंटे में आपकी पढ़ाई हो जाती है, लेकिन आपका एक कजन आता है आपके घर और आपकी मम्मी को बता देता है कि नहीं नहीं आंटी, मैं तो 14-14 घंटे पढ़ता हूँ तभी मेरी पढ़ाई हो पाती है। तो आपकी मम्मी क्या बोलती है, वो देखो वो 14-14 घंटे पढ़ता है और तुम सिर्फ 6 घंटे पढ़ते हो, क्या होगा तुम्हारा, कैसे होगा तुम्हारा। वो क्या कर रहा है, वो आपके ऊपर अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो आपको अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं 14 घंटे पढ़ लेता हूँ, मतलब मैं तुमसे ग्रेटर हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ। चाहे वो बैठ के पढ़ाई की जगह फोन चलाता होगा और मम्मी पापा को कुछ पता नहीं चलता होगा, लेकिन 14 घंटे वो उसी डेस्क पे बैठा रहता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड उस वजह से वो अपने आप को सुपीरियर मानता है, जिसकी वजह से वो आपको दिखाता है कि वो आपसे सुपीरियर है। गॉट इट। तो इसको बोलते हैं कॉन्डिसेंडिंग। कोई इंसान जब कॉन्डिसेंडिंग हो जाता है कि नहीं नहीं, मैं तो इतने छोटे ब्रांड्स के कपड़े नहीं पहनती, मैं तो इस ब्रांड से ऊपर ही पहनती हूँ हमेशा कपड़े, मैं तो ऐसे ब्रांड से कपड़े ही नहीं लेती हूँ, ये होता है कॉन्डिसेंडिंग। किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा दिखाना, करेक्ट। सेकंड है स्केप्टिकल। अब मैंने वहां पे आपको सिनिकल सिखाया था, मैंने आपको बताया था किसी इंसान का इंसान के ऊपर डाउट करना। स्केप्टिकल में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ डाउट करते हो, जरूरी नहीं है इंसान पे डाउट कर रहे हो, आप सिचुएशन पे डाउट कर रहे हो, आप किसी चीज पे डाउट कर रहे हो। कि आपका लैपटॉप आपने चार्जिंग पे लगाया और आप चले गए, अब आप डाउट कर रहे हो कि यार मैंने स्विच ऑन किया था कि नहीं किया था, स्केप्टिकल हो आप, करेक्ट। आप में स्केप्टिसिज्म है, आप डाउटफुल हो कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं स्केप्टिकल। नेक्स्ट इज रेवरेंट। रेवरेंट का मतलब होता है कोई इंसान जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, ठीक है, और उसको अप्रूवल भी मिला हुआ है, रिस्पेक्टफुल है एंड अप्रूवल मिला हुआ है। ऐसे कौन होते हैं, पंडित जी होते हैं। हमारे घर में तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल पंडित जी होते हैं, एंड उनको अप्रूवल मिला होता है सोसाइटी से कि हाँ ये इंसान ऐसी पोजीशन पे है कि इसको अप्रूवल मिला हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, रेवरेंट, आपकी मम्मी पापा की आंखों में कौन इंसान रेवरेंट है, वो जो यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है, वो जो जेई की पढ़ाई कर रहा है, वो जो नीट की पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि वो इंसान आपसे सुपीरियर लग रहा है उनको। वो इंसान ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, इसको मेरा अप्रूवल देता हूं, मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूं। तो अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं एंड अप्रूव करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रेवरेंट बोलते हैं। मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, जो हम ऑल इंडियंस के लिए एक सबसे रेवरेंट इंसान है, जिसके बारे में कोई इंडियन कभी भी गलत नहीं बोल सकता, एंड दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम। ना उन्होंने कभी कोई गलत काम किया, हमेशा हमेशा एजुकेशन का सपोर्ट किया, साइंस का सपोर्ट किया, एंड हमारे देश को बहुत उन्नति दी, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं रेवरेंट। ये इंसान होता है रेवरेंट, जिसको सबका अप्रूवल मिलता है, जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इन्फ्लैमेटरी। इन्फ्लैमेटरी मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को एकदम से ऐसे चिंगारी लगा देना, आग लगा देना किसी की चीजों पे, जैसे बुआ लोग करती हैं कि मम्मी और दादी के बीच में लड़ाई करा देंगी, या मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई करा देंगी एक छोटी सी बात बोल के, एक छोटा सा टॉन्ट मार के, उसको बोलते हैं इन्फ्लैमेटरी। मैं आपको एक बहुत अच्छा स्टोरी सुनाती हूँ। मैं जब लॉ स्कूल में थी, तब मैंने इंटर्नशिप की थी, तो मुझे जेल विजिट का ऑप्शन मिला था, तो मैं जेल विजिट के लिए गई थी। एंड वहां जब मैं गई तो मैं बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया। उसमें से एक स्टोरी है, हम जब अंदर गए थे तो वहां पे एक व्यक्ति की ड्यूटी थी एंड ही वाज मैनेजिंग आवर विजिट, ठीक है, तो वो खुद भी कैदी थे।
वहां पे ऐसा नहीं होता है कि वहां पे स्टाफ अलग होता है और कैदी अलग होते हैं, कैदी ही आधे से ज्यादा स्टाफ होता है। खाना बनाने वाले कैदी होते हैं, पानी करने वाले कैदी होते हैं, मसाला पीसने वाले, चक्की लगाने वाले, सब कैदी होते हैं। तो कैदी लोग ही मोस्ट चीजें करते हैं। तो वहां पे वो कैदी आया, ही वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल, ही वॉज टॉकिंग टू अस वेरी नाइसली, इवन दो वी वर गर्ल्स, ही वॉज अ मैन। हम लोग फिर भी बहुत बहुत कंफर्टेबल थे उनकी प्रेजेंस में। एंड हमको ऐसा लगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत चोरी चकारी की होगी, किसी चीज में फंस गया होगा बेचारा, इसलिए आ गया है। तो हमने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या किया जो आप जेल में हो, क्योंकि हमको बात तो करनी थी सबसे। तो उन्होंने हमको बताया कि मैंने मर्डर किया है। तो मैंने बोला बाप रे, आपके जैसा इतना सीधा साधा इंसान कैसे मर्डर कर सकता है? तो उसने बोला मैंने अपनी वाइफ का मर्डर किया है। तो हम लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो गया भाई, ये तो आयरॉनिकल हो गया, ये इंसान जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं शायद। लेकिन फिर हमने उनसे पूछा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपने क्यों किया मर्डर, आप तो इतने अच्छे इंसान लग रहे हो, सब कुछ ठीक था। तो बोलते नहीं, मैं इंजीनियर था, मेरी अच्छी जॉब चल रही थी, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं पढ़ा लिखा अच्छी फैमिली का लड़का हूँ। मेरी मम्मी की डेथ हो गई मेरी शादी के जस्ट 6 महीने बाद। एंड मेरी वाइफ जो थी उसको पता नहीं मुझसे कुछ परेशानी हो गई, वो मुझे पसंद नहीं करती थी, या मैंने उससे कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गई थी। तो वो मुझसे डिवोर्स मांगने लगी। तो मैंने बोला कि नहीं, हमको कोशिश करनी चाहिए अपनी रिलेशनशिप पे काम करने की, इस मैरिज पे काम करने की। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, आई विल मेक एवरीथिंग बेटर। तो वो सिर्फ एक चांस चाहते थे। तो उनकी वाइफ उनसे फिर उसके बाद से, उसके दूसरे ही दिन से ओवरली लड़ाई करने लगी, एवरीडे लड़ाई करनी, एवरीडे लड़ाई करनी। एक दिन उन्होंने लड़ाई में ये भैया जो थे इनकी स्वर्गवासी माँ को गाली दे दी, और बहुत बुरी गाली दे दी। तो भैया ने क्या किया, भैया ने, इन्होंने जैसे ही गाली दी, भैया ने तुरंत ही एक चाकू निकाला एंड उससे जो उनकी वाइफ थी उनका मर्डर कर दिया। ये जो गाली देने वाली चीज है कि आपने कोई ऐसी बात बोली जिससे इंसान के मन में आग लग जाए, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी वर्ड जो होता है, नॉट ओनली टोन, अगर आप वर्ड का भी मीनिंग सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन्फ्लेमेटरी मतलब जो आग बना दे, कोई चीज जिससे आग लग सकती है उसको इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं। वैसे ही यहां पे भी होता है, टेंडिंग टू अराउज एंगर, करेक्ट। पैशन भी होता है, अगर आप किसी के मन में आग लगा दो आप किसी चीज के लिए पॉजिटिवली, तो वो पैशन होता है, करेक्ट। सेकेंड इज डायडैक्टिक टोन। डायडैक्टिक टोन मतलब क्या होता है, जब कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे, लेकिन वो तो इंस्ट्रक्शनल टोन भी हो सकती है, वो इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, देन व्हाई डायडैक्टिक? डायडैक्टिक बिकॉज इट इज इंस्ट्रक्शन फॉर अ मॉरल लेसन। जब आपको मॉरल्स पढ़ाए जाते हैं उसको डायडैक्टिक बोला जाता है। जैसे चर्च में एवरी संडे जो मीटिंग होती है, जो लोगों को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, मॉरली क्या सुपीरियर है, क्या अच्छा है, इसको बोलते हैं डायडैक्टिक। जो मदर टेरेसा ने इंडिया में घूम घूम के एंड वर्ल्ड में भी घूम घूम के लोगों को सिखाया समझाया, वो होता है डायडैक्टिक। मॉरल्स सिखाना, मॉरल्स के ऊपर बात करना। मॉरल्स को जब कोई इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुम अगर ऐसा करोगे तो वैसा होगा। जैसे आपको मालूम होगा कि अगर आप ऐसे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ऐसे काम करोगे तो नर्क जाओगे, ये वाली जो सिचुएशन होती है इसको बोलते हैं डायडैक्टिक, जिसमें आपको ये पता चलता है कि मॉरल क्या होते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेटेजिक टोन्स पे। पहला है अथॉरिटेटिव, जब कोई इंसान रिस्पेक्ट कमांड कर रहा है, जब कोई इंसान ये बोल रहा है कि नहीं तुम मुझे रिस्पेक्ट करो, आपसे मांग रहा है रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है कि आप उसको दे रहे हो। जब कोई इंसान आपसे मांग रहा है रिस्पेक्ट, कैसे मांगता है इंसान अथॉरिटी में जब रहता है? जब वो डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स देता है, जब वो सीधे सीधे बोलता है कि यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस, आई एम योर बॉस, यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस, आई एम अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो वो जो होता है वो अथॉरिटी होती है कि मैं इस अथॉरिटी पे बैठा हूं, अगर मैं इस अथॉरिटी पे बैठा हूं तो तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, इवन इफ यू डोंट लाइक इट, करेक्ट। अभी जैसे रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ने जूता फेंक के मारा था हमारे सीजीआई को, है ना। तो वो जो है उस सिचुएशन में सीजीआई इज एट अ लेवल जहां पे वो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। इट इज नॉट योर चॉइस टू रिस्पेक्ट हिम, इट इज अ कमांड दैट यू हैव टू फॉलो, दैट इज टू रिस्पेक्ट हिम, करेक्ट। सेकेंड इज टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है अनमना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं टेंटेटिव डेट्स ऑफ समथिंग, तो वो क्या होती है? वो आसपास की ब्रैकेट डेट्स होती है। जैसे क्लैट की डेट्स क्या है? 5th to 10th के बीच में क्लैट होने वाला है, तो मैं बोलूं 5th to 10th दिसंबर के बीच में क्लैट होने वाला है, तो इट कुड बी 5th to 10th के बीच में कोई भी डेट,
अब हमको मालूम है फॉर श्योर कि 7th है, तो टेंटेटिव का मतलब होता है व्हेन यू आर अनश्योर अबाउट समथिंग, ठीक है। तो आप जो हिसाब लगाते हो, जो आप एक थॉट लगाते हो, करेक्ट। नेक्स्ट इज रिजाइंड। रिजाइंड का मतलब होता है ठीक है अब जो हो गया सो हो गया। अब जैसे जैसे क्लैट के पेपर के कुछ ही दिन पहले आपको ये पता चले कि आपके सिलेबस में एक और कोई सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल एनालिटिकल रीजनिंग ऐड कर दी गई है, तो आप क्या करोगे, आपके मन में ऐसा हो जाएगा यार अब तो मैं पढ़ नहीं सकती, तो जैसा जाएगा वैसा सही, एनालिटिकल रीजनिंग छोड़ दूंगी, कोशिश कर लूंगी एंड में उसको करने की, कोई दिक्कत नहीं है छोड़ो अब क्या करना। तो उसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जैसे नेवरदलेस, एनीवे, ये सब जब वर्ड्स यूज होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ऑथर अपने मन से रिजाइन कर चुका है कि जो होना है सो होना है, ठीक है। नेक्स्ट इज पैशनेट या फर्वेंट, ये दोनों ही सिनोनिमस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटेंस इमोशन दिखाए जाते हैं। इंटेंस इमोशन में क्या क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी लैंग्वेज आती है सबसे पहले, तो मतलब एक्सट्रीम वर्ड्स को यूज किया जाता है इमोशंस को व्यक्त करने के लिए, इमोशनल इंटेंसिटी जिसकी वजह से बनती है। एंड थर्ड इज रिपीटेड एम्फेसिस, जब बार बार एक ही बात को रिपीट किया जाता है ताकि उसको एम्फसाइज किया जा सके, ताकि उसकी इंपॉर्टेंस को ज्यादा बड़ा दिखाया जा सके। नेक्स्ट इज हाई वैल्यू टोन्स, देखिए कम आती है, मुश्किल से आती हैं, लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, इसलिए ये बता रही हूँ। फर्स्ट इज सार्डोनिक, ये सार्कास्टिक जैसा होता है लेकिन मच मोर इम्पैक्टफुल होता है। सार्डोनिक वो होता है जब आप बहुत ज्यादा किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन स्कॉर्नफुली, मतलब जब आपके मन में उस इंसान के लिए बहुत कड़वाहट भरी हो, तभी आप सार्डोनिक हो सकते हो। सार्कास्टिक क्या होता है, आप एक अनजान आदमी का भी मजाक उड़ाते हो, बस उसकी सिचुएशन को उठाते हो और उसका मजाक बना देते हो। लेकिन सार्डोनिक जब आप उससे बदला लेना चाहते हो, जब आपको सोसाइटी में उसको गंदा दिखाना है, नीचा दिखाना है, बेकार दिखाना है, तब आप सार्डोनिक टोन यूज करते हो, जो बुआ लोगों की होती है। सेकेंड इज ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है थ्रेटनिंग या फोरबोर्डिंग डेंजर। ओमिनस म्यूजिक प्लेइंग, आपने अक्सर नेटफ्लिक्स में जब भी कोई हॉरर मूवी देखी होगी तो नीचे लिखा आता है ओमिनस म्यूजिक प्लेइंग। ओमिनस म्यूजिक प्लेइंग का मतलब ये होता है कि ऐसा म्यूजिक जो आपके मन में ये पैदा करे कि अब कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, और फिर एकदम से जब कुछ होगा तो यू विल बी स्कैर्ड। इसको बोलते हैं जंप स्केयर। जंप स्केयर कब बनता है, जब ओमिनस टोन को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट मतलब जब आप अचीवमेंट होती है आपको, अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हो कहीं पे, या जैसे हमारी विमेन क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीती है पहली बार, वी आर फीलिंग ट्रायम्फेंट, हमको जीत का खुशी हो रही है, हमको अचीवमेंट फील हो रही है, करेक्ट। लास्ट इज इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है कि जब कोई इंसान डिसप्लेजर अपना व्यक्त करता है टुवर्ड्स इनजस्टिस, कुछ गलत हुआ, जैसे आप देखते हैं इंडिया में एवरी डे कितने नंबर ऑफ रेप्स होते हैं, इवन एवरी सेकंड कितने सारे नंबर ऑफ रेप्स होते हैं, अगर उसके ऊपर आप एक आर्टिकल लिखते हैं जिसमें आप अपना डिसप्लेजर बता रहे हैं टुवर्ड्स द इनजस्टिस दैट इज हैपनिंग, आप क्या यूज करते हैं वर्ड्स, आउटरेजियस, अनएक्सेप्टेबली रॉन्ग। ह्यूमन राइट्स के बारे में जब बात होती है, वायलेशंस के बारे में जब बात होती है, आप अपने राइट को लेना चाहते हैं, वो तब बोलते हैं इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है जब आप अपना स्टांस बहुत स्ट्रांगली रखते हो कि नहीं, आई वांट समथिंग एंड वही जस्टिस होगा, दैट इज कॉल्ड इंडिग्नेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।